अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ शफक शहजाद। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी और यकीनी तौर पर आज के दिन डिस्कस होने जा रहा है बाबर आज़म का मामला। बाबर आज़म जो कि अब कप्तान नहीं रहे हैं और शाहीन शाह अफरीदी और इसके अलावा शान मसूद आ चुके हैं। सो चेंजेस क्या हुए हैं क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद, नाक़िस कारकर्दगी के बाद, इसको ज़रा हम देखेंगे, इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे और इख्तलाफात और लड़ाई झगड़ों की जो खबरें आ रही हैं उसकी हकीकत भी समझने की हम कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी तरफ लाहौर में जो अफसोसनाक का हादसा हुआ, डिफेंस में एक ट्रैफिक हादसा था, लेकिन अब तहकीकात के बाद ये पता चल रहा है कि यह हादसा नहीं था, बल्कि ये एक आप कह लीजिए कार्रवाई थी और एक चेज़ था दो गाड़ियों के दरमियान, और उस चेस में हरासमेंट का मामला भी सामने आ रहा है। तो उसको भी देखेंगे, समझेंगे क्या हुआ था, दोनों पार्टीज़ का क्या वर्जन है। और दूसरी तरफ इलेक्शन से पहले जो सियासी हलचल है डेफिनेटली उसका भी जायज़ा लेंगे। बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा में है, नवाज शरीफ मुआशी जो माहिरीन हैं या मुआशी फ्रंट के जो लोग हैं यानी कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनसे मिल मुलाकातें कर रहे हैं। दोनों तरफ से खामोश हमले भी जारी हैं, तनकीद भी की जा रही है, ये सब कुछ होगा। लेकिन हम यकीनी तौर पर इससे पहले कि बाबर आज़म के मामले को डिस्कस करें, बाबर आज़म ने क्यों इस्तीफ़ा दिया, उनकी किससे लड़ाई हुई, क्या तल कलामी हुई, हाँ सारी जो अंदरूनी कहानी, और ये कहानी वर्ल्ड कप से जारी है। वर्ल्ड कप के बीच से कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इसकी उससे लड़ाई हो गई, उसमें वो कोई कहता था कि जी बी वहाँ पर मौजूद था, एस लड़ रहा था। हाँ, एशिया कप के बाद ये मामला जो है वो इस तरह हो गए थे। सो लेट्स सी, अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर इन सारी चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। जी, तो आज के दिन का सबसे अहम सवाल ये कि बाबर आजम ने इस्तीफ़ा क्यों दिया और इसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। बावसूख ज़राए के मुताबिक एशिया कप के दौरान बाबर आजम शाहीन अफरीदी के दरमियान तलखी ने मामले की बुनियाद डाली। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान तलखी से कौमी टीम की कारकर्दगी पर असर पड़ा। एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप में कौमी टीम को बुरी तरह से शिकस्त हुई। बाबर आजम ने एशिया कप में भी बॉलिंग पर सवाल उठाए। बावसूख ज़राए का यह भी बताना है कि शाहीन अफरीदी बॉलिंग को मुसलसल निशाना बनाने पर नाराज़ थे। एशिया कप के बाद से भी बाबर आजम की कप्तानी पर सवालात उठने लगे। पीसीबी के अंदर एक मजबूत लॉबी शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने के हक में थी। शाहीन शाह अफरीदी के करीबी रिश्तेदार इस हवाले से भी सरगर्म रहे हैं, तो जिसके नतीजे में अब ये खबर सामने कि बिलाखिर कल बाबर आजम ने इस्तीफा। खैर ये हैरान कुन है कि एक कप्तान जो है वो गया है साजिश के तहत और दूसरा कप्तान भी लाया गया है साजिश के तहत। इस बीच सवाल यह है कि क्रिकेट का क्या होगा और क्रिकेट किस तरह से पनपेगी और बेहतर होगी। खैर बाबर आजम ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से टेस्ट, ओडीआई और जो T20 इंटरनेशनल है उसे इस्तीफ़ा दे दिया है। ख़बर मीडिया की जीनत बनने की देर थी। सोशल मीडिया पर बाबर आजम का इस्तीफ़ा ट्रेंड करने लगा। सार्फिन की जानिब से बाबर आजम के हक़ में पोस्ट का अंबार लग गया। आप देख सकते हैं हर कोई उनके हक़ में बात कर रहा है। बाबर आजम के मद्दाहों का कहना है कि उनका कप्तान अब भी बाबर आजम ही है। एक सारिफ ने अपने जज्बात का इजहार ये लिख कर किया कि बाबर के इस्तीफ़े की खबर सुनकर दिल टूट गया है। कप्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की रिवायत अभी भी चल रही है। तो मसला फिर वहीं आके खड़ा हो गया है कि दिलों का एक मरतबा वज़ीर आज़म का मामला था और इस मरतबा दिलों के कप्तान का मामला है। दिल में कुछ और होता है और हम करते कुछ और हैं, इससे भी ज़रा काम ख़राब हो जाता है। शान मसूद अलबत्ता इस इस्तीफ़े के बाद टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर हुए हैं। 34 साला शान मसूद का करियर जो है उसमें उन्होंने 30 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, 4 सेंचुरीज़ बनाई हैं, 7 निस्फ सेंचुरीज़ स्कोर की हैं और उन्होंने कुल 1597 रन बनाए हैं। तो ये है हमारी टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद। बिल्कुल। और दूसरी जानिब अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी T20 टीम के कप्तान मुकर्रर हो चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी के अगर करियर की बात करें तो 52 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, 64 विकेटें हासिल की, लाहौर कलंदर्स की क़यादत की और लगातार 2 ट्रॉफियाँ भी जीती हैं। तो शायद इस चीज़ का भी एज लेकर और ये सारी अगर एज की बात करें तो एज तो ये है कि वो आफरीदी हैं और आफरीदी ही सब कुछ करता है। आफरीदी ही इसमें सबसे ज़्यादा की फैक्टर है, बाकी आप समझदार हैं। खैर तब्दीलियाँ ही तब्दीलियाँ हैं जी क्रिकेट बोर्ड में। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मुकर्रर हो गए। मोहम्मद हफीज़ का जो करियर है वो भी बड़ा शानदार है। 55 उन्होंने टेस्ट खेले हैं, 218 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, 119 T20 मैचेस खेल चुके हैं। इंटरनेशनल T20 मैचेस में वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और मजमूई तौर पर उनके जो रन्स हैं वो 12,780 हैं और 253 विकेट्स भी उन्होंने हासिल की हैं। पीसीबी की टेक्निकल कमेटी के रुकन भी रह चुके हैं और उस टेक्निकल कमेटी से वो इसलिए चले गए थे कि उनकी बात को सुना नहीं जा रहा था।
और अब वो डायरेक्टर के तौर पर वापस आ गए हैं। सो लेट्स सी इस बार वो कितने इफेक्टिव होते हैं। उसामा मन साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, स्पोर्ट्स एंकर हैं, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मन साहब, यकीनी तौर पर मामलात बड़े दिलचस्प हैं और जिस तरह से लड़ाई की खबरें आ रही हैं, इसने इस पूरे एपिसोड को, यानी एशिया कप में हमारी परफॉर्मेंस, क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारी बॉडी लैंग्वेज और फिर वो वन यूनिट होकर ना खेलना, उन सब बातों की तो तस्दीक हो रही है। और फिर इस तरह किसी कप्तान को नहीं जाना चाहिए, ऑल्दो कितना ही इख्तलाफ क्यों ना हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस तरह जाना नहीं चाहिए। खैर ये जैसे जैसे कप्तानी का मामला सामने आया है मीडिया पे, उसके बाद आपको पता है रोज़ डिटेल्स आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमें मज़ीद डिटेल्स और भी हमें मिलेंगी, आपको और भी पता चलेगा कि मज़ीद अंदर की कहानियाँ क्या हैं, इन प्लेयर्स का असल में मामला क्या था। ये एशिया कप से पहले की और एशिया कप के दौरान की बात है कि जब से तल्ख कलामी की बात आ रही है बाबर की और शाहीन की। मैंने खुद एक वीडियो कल सोशल मीडिया पर देखी है, शाहीन अपनी विकेट सेलिब्रेट करने के लिए आगे आए हैं, बाबर उनको मुबारक देने के लिए, बाबर उनसे कोई हाथ मारने के लिए या हाई फाइव करने के लिए जब आगे आए हैं तो शाहीन ने अपने हाथ से उनको थोड़ा सा पुश किया है। तो उस वीडियो से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। बोला दोनों प्लेयर्स में से कुछ नहीं है, मगर बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो वीडियो खुद काफ़ी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, बॉडी लैंग्वेज बता देती है। तो ये मामला ठीक थे, ये इनकी प्लेयर्स की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही थी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर ने जब शाहीन को उनकी बॉलिंग के हवाले से सवालात किए तो शाहीन को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जैसे आप अक्सर कहते हैं वो नंबर 1 बॉलर थे, तो उन्होंने माइंड शायद किया है कि मैं नंबर 1 बॉलर हूं और कौन। अच्छा, इसमें जो आप एक वीडियो का जिक्र कर रहे हैं एशिया कप की, इसी तरह की कुछ चीज़ें मैं वर्ल्ड कप में ऑब्जर्व करता रहा। ख़ास तौर पर साउथ अफ्रीका के मैच से पहले ये सूरत हाल थी कि जो बॉलिंग यूनिट था वो ऐसे लग रहा था कि अंडर द डायरेक्शन ऑफ शाहीन खेल रहा है, यानी वसीम के जब बॉलिंग के लिए जा रहे हैं तो भी उनके पास शाहीन बार बार जा रहे हैं। कप्तान थोड़े से जोन आउट थे इन सारे मामला से। खैर अब ये कंट्रोवर्सीज हैं, इस पर बात हो सकती है और कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये सारा कुछ डिस्कस हुआ। आलिया रशीद साहबा, हमें बताया जा रहा है कि हमारे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मीडिया डायरेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आलिया साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये मामला बड़े परेशान कुन हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं प्लेयर्स की लड़ाई के। पीसीबी को कब से इन सारी चीज़ों का पता था, ये रिपोर्ट हुए या नहीं हुए, ये प्लेयर्स आपस में ही हैंडल कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। शाहीन और बाबर के जो मामलात हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो लड़ते रहे और कुछ इख्तलाफात होते रहे, तल्ख कलामी होती रही। आप तक नहीं पहुंचा? आप तो बड़ी गहरी नजर रखते हैं। आपने ये रिपोर्ट कहाँ देखी? मेरे पास तो नहीं आई। चलें आपके साथ शेयर कर दें, सोशल मीडिया पे हर कोई इस बारे में बात कर रहा है और ये बॉडी लैंग्वेज जो थी हमारे प्लेयर्स की उससे भी बड़ा आया था। तो सोशल मीडिया पे तो कोई चीज़ ऑथेंटिक होती नहीं, वो तो एक चौक है जहाँ पे हर आदमी अपनी राय का इजहार कर सकता है। इस किस्म की बिल्कुल ये गलत खबरें और ना ही हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट है। अच्छा, और नए कप्तान के लिए कोई लॉबी भी नहीं हुई पीसीबी में? बहुत ही अजीब सवाल कर रहे हैं आप। मैं समझ रही थी कि आप लोग शायद कोई थोड़े ज्यादा मेच्योर लोग होंगे जो कि क्रिकेट के एक इतने बड़े नहीं, हमारी क्रिकेट इतनी मेच्योर रही नहीं ना आलिया साहब। जो चल रहा है मैं जरा उस रेलेवेंट इशू पे बात करना चाह रहा हूँ, मेरे सवाल जज करने का आपको पूरा राइट है। रेलेवेंट इशू ये नहीं है कि लॉबिंग हुई, मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकती भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं। मतलब अपॉइंटमेंट होती है तो वो जाहिर है ये एक मेच्योर डिसीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, पहले सवाल अपना उसकी सही। जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी उस बीच कुछ लोग की प्लेयर्स एक्टिव नहीं थे शाहीन को कैप्टन बनाने के लिए और उन्होंने बनवा नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि आप ये कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। नहीं, रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहे हैं फिर? ये कुछ लॉबी, कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार, कुछ करीबी लोग एक्टिव नहीं थे शाहीन को कैप्टन बनाने के लिए। आपके पास अगर तस्दीक शुदा खबर है तो फिर आप सही कह रहे होंगे, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। और पीसीबी ने कैसे फिर शाहीन को लगाया? उनकी परफॉर्मेंस भी तो फिर बाबर से कुछ मुख्तलिफ नहीं है अगर हम देखें मजमूई तौर पे। देखिए, मैं इसीलिए बात कर रही हूँ कि मैच्योरिटी की इसलिए जरूरत होती है कि आप ये देखिए कि T20 के मैचेस हैं न्यूजीलैंड में और T20 के लिए शाहीन को बनाया गया है। तो ऑब्वियसली उन्होंने लाहौर कलंदर के भी बतौर कप्तान दो टाइटल जितवाए हैं और T20 में उनकी परफॉर्मेंस भी है। तो ये चीजें देखें, बहुत सारे पहलू सामने रख के फैसले होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इस तरह की आपको हेडलाइन तो मिल जाएंगी इस तरह की बातें करने से, लेकिन आपका कद बहुत छोटा हो जाएगा। मैं माफी चाहती हूँ। अच्छा, खैर ये आप अगर इस कंक्लूजन पहुंचना चाह रही हैं। अच्छा, इस कॉल को ड्रॉप करने से पता नहीं कद किसका बड़ा, लेकिन थैंक यू सो मच आलिया रशीद साहिबा, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि सवालात तो आपको शायद बुरे लगे, लेकिन खैर ये सवालात पूछे जाएंगे। ये सवालात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हॉन्ट करेंगे, उस क्रिकेट बोर्ड को जो एक अबूरी सेटअप और एक्सटेंशन पे मौजूद है। मन साहब, आप देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं। सवाल जो है मैं देख रहा था, वो बुरा भी लग रहा है और उसका जवाब भी नहीं और कॉल ड्रॉप भी हो जाती है। हाँ जी, मैं देख रहा था, मैं सुन भी रहा था। असल में पीसीबी के लोग या पीसीबी की जो मीडिया डायरेक्टर हैं वो ओन शायद ना करें ऐसी खबरों को, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर है। जब तक ओन नहीं करेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे? हो नहीं सकता कि पीसीबी के लोगों को पता ना हो कि टीम में क्या चल रहा है और बॉयज़ के आपस में मामलात क्या हैं। आई थिंक इनको पता होगा। कॉमेंट ना करना चाह रहे हो तो वो एक अलग बात है, मगर
ये चीज़ें काफ़ी चल रही थी। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो शाहीन को कैप्टन बनाने के लिए काफ़ी एक्टिव थे, उनकी स्टेटमेंट्स चलने लग गई अब तो मीडिया पर। शाहिद अफरीदी ने खुल के कह दिया, उन्होंने कहा मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं शाहीन को कप्तान बनाने के हक में नहीं था, मैं तो बाबर आजम के पीछे पड़ा हुआ था कि आप कप्तान रहें। तो जब वो शाहिद अफरीदी का नाम आ रहा था ना कि वो शाहीन को कप्तान बनाना चाहते हैं, तो जब शाहिद अफरीदी खुद डिनाई कर रहे हैं तो पीसीबी को आई थिंक इस खबर को ओन करना चाहिए कि जी ये हुआ ऐसा, जो अफरीदी कह रहे हैं वो जाने या जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, मगर ऐसी खबर को डिसओन करना या ये कहना कि हमें मालूम नहीं था, आई थिंक नहीं, इतनी सारी चीज़ों पे और इन्वेस्टिगेशन कमेटीज़ बन गई, इंक्वायरी कमेटीज़ बन गई, इस पे भी बनाए, क्योंकि ये मामला भी नया नहीं है कि एक कप्तान के खिलाफ लॉबी होती है या एक कप्तान को जो है वो गिराया जाता है, उसके खिलाफ साजिश की जाती है। ये कल भी आपने सुना होगा, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब जो हमारे साथ थे, उन्होंने किस तरह से पूरा एक्सप्लेन किया 92 ऑनवर्ड्स कब कब क्या हुआ, सलीम मलिक के साथ क्या हुआ, वसीम अकरम के साथ क्या हुआ, यूनुस खान के साथ क्या हुआ। तो बाबर को पहले कप्तान तो नहीं है जिसके साथ हुआ, और हम उसी पुराने सिस्टम में फंसे हुए हैं ना, और ये हम ग्रो और मैच्योर कर ही नहीं रहे अपने क्रिकेट बोर्ड को। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का तनाज़ा था, ये जो सरोगेट कंपनी आई थी, आप सबने वो देखा, सबको मालूम है क्या हुआ है। अभी ये मजीद होगा, उसकी वजह यह है आपने क्या कहते हैं कि हमारे प्रोविंशियल स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, हमने उनको चीफ सेलेक्टर रख लिया, वहाब रियाज की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो चीफ सेलेक्टर पेशावर ज़ल्मी की तरफ से क्रिकेट भी खेलते हैं, PSL भी आने वाली है, तो क्या जब वो पेशावर ज़ल्मी से क्रिकेट खेलेंगे या PSL 9 में हिस्सा लेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो चीफ सेलेक्टर भी हैं और वो ज़ल्मी की तरफ से खेल भी रहे हैं? तो ये चीज़ें आगे मजीद अच्छा नहीं, उनसे भी फिर होगा ये ना, एट द एंड ऑफ द डे उनसे आप काम लेंगे एक सीरीज़ के बाद, आपने फिर उन्हें आगे कर देना है कि अच्छा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, हमें पता नहीं था ये इस तरह से भी कर रहे थे। तो ये मेच्योरिटी पे आलिया रशीद साहब सवाल तो उठा रही थी सवालात की, लेकिन मसला ये है कि सवाल जब सही जगह पे लग रहा हो तो फिर वो आपको बुरा लगने लगता है, उसकी मेच्योरिटी भी आपको होती है, फिर वो नोकदार भी लगता है। आपको लगना चाहिए, सवाल करने का मकसद भी यही होता है कि आपको ज़रा महसूस हो कि सवाल हो रहा है, क्योंकि अपने मामलात को सेटल करके अपनी मर्जी के सेटअप में सवाल करके और उसका जवाब दे देना ये कोई फ़न नहीं होता। आपको सवाल के जवाब की जो है वो अपने अंदर कह लीजिए मादा पैदा करना चाहिए कि आप उसका जवाब भी दे सकें। खैर, ये जो अफसोसनाक सूरत हाल है मन साहब, ये यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया आप जा रहे हैं, फिर न्यूजीलैंड के साथ आपके मामलात हैं, अभी PSL है। अब देखें PSL से भी आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, आपका पूरा T20 ड्रिवन है बाय PSL। तो अब वो क्या आप निकालेंगे, और वहाँ से अनकुक प्लेयर्स जब आप लेकर आ जाते हैं तो उसके बाद क्या बनेगा? अभी आपने देखा ना, अनकुक प्लेयर्स को हमने टेस्ट ODI में ट्राई किया, तो हमारे एक क्या कहते हैं PSL के कप्तान जिन्होंने 2 दफ़ा PSL को ट्रॉफी जिताई है, उन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन खाए हैं एक मैच में, हमारे नए T20 कैप्टन की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह बाकी प्लेयर्स की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये ना 20 साल से हमारी हिस्ट्री है कि कप्तान को बस के नीचे फेंक देना या उसको कप्तान पे सारा मलबा डाल देना, ये हम 20 साल से करते आ रहे हैं। 2003 वकार यूनुस, 2007 इंजमाम उल हक, 2011 शाहिद अफरीदी, 2015 मिसबाह उल हक, 2019 सरफराज अहमद, 2023 बाबर आजम। हर वर्ल्ड कप में हम फेल हुए, 2 कप्तानों ने रिजाइन किया, बाकियों को सैक कर दिया गया। तो ये PCB का तरीका वारदात पुराना है, ये जब अपने आप को बचाने के लिए प्लेयर्स को आगे कर देते हैं। आपने जब ये शो का इंट्रो किया, बाबर आजम की बात की, बाबर आजम की सपोर्ट में इस टाइम लोग बोल रहे हैं, बाबर आजम को शायद खेलते हुए इतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी एज ए कैप्टन जितने नहीं। देखिए, अगर इसमें मुहासबे वाली बात है ना, यानी हम एहतसाब की बात करते हैं, तो फिर एहतसाब उन सारे लड़कों का हो जिन्होंने खेला है, उनकी क्या परफॉर्मेंसेस रही, हारिस की इतनी लीकेजेस क्यों थी, उन्होंने इतने रन्स क्यों दिए, उनकी तैयारी नहीं है ODI के लिए, उनको अगर तैयार ही T20 के लिए 4 ओवर्स के लिए टेम्परामेंट के वो हैं तो उनको ODI क्यों खिलाया जा रहा है। शाहीन अगर तैयार हुए हैं सिर्फ T20 के लिए तो वो ODI में क्यों है, इतने रन इन्होंने क्यों लीक किए हैं। सिर्फ अकेला बाबर जिम्मेदार नहीं है, बाबर की कैप्टनसी पे बहुत सारे सवाल हैं, और मुझसे ज़्यादा किसने तनकीद की होगी बाबर पे। खैर, इस सारे इशू को भी एक ज़माने में हमने शुरू कर दिया था, लेकिन खैर अब इस तरह किसी कैप्टन को तो नहीं जाना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, एक कैप्टन अकेला जिम्मेदार बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और जो भी क्या कहते हैं, मैं राय सुन रहा था बाकी लोगों की भी, बड़े सीनियर लोगों की जो मेरे से काफ़ी सीनियर हैं इस फील्ड में, पुराने लोग हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, बिल्कुल अच्छा किया है बाबर ने, कैप्टनसी से साइड पे हो जाएगा। रोहित शर्मा की एग्जांपल आपके सामने है, सचिन तेंदुलकर की, उनसे भी कप्तानी नहीं हुई अच्छी कभी। रोहित शर्मा कह रहा हूँ, सॉरी, विराट कोहली जब कैप्टन थे तो कोई इंडिया के कोई बहुत अच्छे कैप्टन नहीं थे, रोहित शर्मा उनसे ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन है। विराट कोहली एज अ प्लेयर फ्लरिश किया, एज अ प्लेयर उन्होंने दोबारा अपनी जो क्रिकेट है उसको रिवाइव किया, और अब आप देख लें उनके सामने है कितना सैड इंसिडेंट है, कितनी अफसोसनाक बात है कि उसी दिन विराट कोहली रिकॉर्ड बनाता है 50 ODI सेंचुरी करने का, दुनिया में पहला प्लेयर जो उस पीक पे खड़ा हुआ है जहां पे उसको दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा। ही इज द ओनली ह्यूमन बीइंग जिस पॉइंट पे वो आज खड़ा हुआ है। उसी सेम दिन हमारा कप्तान जो है वो PCB आता है, चेयरमैन से मिलता है, और 1 घंटे बाद वो ट्वीट आती है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, और उसके 1 घंटे बाद PCB 2 नए कप्तानों का अनाउंस कर देता है। तैयारी सबकी पूरी थी, तैयारी पूरी थी। अब आप देखें 2 मुल्कों में फर्क, हम हर बात पे इंडिया से अपने आप को कंपेयर तो करते हैं, लेकिन आप देखें कि वहां पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं और रिकॉर्ड नए बन रहे हैं।
हमारे यहाँ पे जो है अभी तक कप्तान पे मलबा डल रहा है, तो कप्तान को बिल्कुल नहीं इस तरह निकालना चाहिए था जिस तरह इन्होंने निकाला। खैर अब तो कप्तान निकाल दिया गया है और क्रिकेट टीम का ये कप्तान जो है वो अब नहीं है, बाबर आजम नहीं है। ऑल्दो बाबर आजम पर तनकीद हो सकती है उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेकर, उनके डिसीजंस को लेकर, ऑन फील्ड उनका जो मामला रहा, लेकिन स्टिल ये जो आप कह लीजिए कि 4 लोग एक तरफ 3 लोग एक तरफ हो के कप्तानों को बदलते हैं, ये भी बड़ा ख़तरनाक और परेशान कुन है। और इसी पर जब हमने सवाल किया तो आलिया साहब अभी खैर चली गए और उन्होंने इस मामले को ओन नहीं किया। खैर मान साहब थैंक यू सो मच। उधर दूसरी तरफ लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत की तहकीकात ने एक नया रुख इख्तियार किया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से काबिल जाम बहक अफराद के साथ झड़प हुई थी। अफनान गाड़ी में बैठी ख़वातीन का काफ़ी देर तक पीछा करता रहा। ड्राइवर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा। मुलजिम अफनान धमकियां और गालियां देता रहा। हसनैन अपनी बहन और बीवी को लेकर आगे निकला तो मुलजिम ने दोबारा पीछा शुरू कर दिया। मैकडॉनल्ड चौक पर घूमकर मुलजिम अफनान ने 160 की स्पीड से गाड़ी ख़वातीन की जो गाड़ी थी उससे टकरा दी। हसनैन की गाड़ी 70 फीट रोड से दूर जाकर गिरी और इस गाड़ी में सवार तमाम अफराद जाम बहक हो गए। हादसे के बाद 4 अफराद मुलजिम को छुड़ाने पहुंचे, लेकिन लोगों का जो गुस्सा था उसे देखकर वो भी भाग गए। निगरान वज़ीर आला ने IG को मुकदमे में दहशत गर्दी की दफ़ात लगाने की हिदायत कर दी है। मुतासरा फैमिली ने कहा है कि ये ट्रैफिक हादसा नहीं बल्कि टारगेट किलिंग थी। तो इस तरह से वो जो एक ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुआ लाहौर में जिसमें 6 अफराद जाम बहक हुए, पता ये चल रहा है कि ये हादसा नहीं था, ये हरासमेंट का मामला था। कम उम्र ड्राइवर था, एक पहलू हरासमेंट का मामला था और मुसलसल ये उनका ताक़ुब कर रहा था, उन ख़वातीन का उन्हें तंग कर रहा था और समझाने पर डांटने पर भी ये जो नौजवान है ये बाज नहीं आया और उसने उसके बाद अपने जज्बात पर काबू न रखते हुए उस गाड़ी को हिट किया और फिर 6 अफराद ज़िंदगी एंडेड। ये अफसोसनाक वाक़या। लाहौर डिफेंस हादसे की तहकीकात में नई पेशरफ्त भी हुई है। मुकदमे की नाक़िस तफ्तीश पर DIG इन्वेस्टिगेशन ने नोटिस लिया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी अफसर को क्लोज लाइन कर दिया गया है। तफ्तीशी टीम ने मुकदमे से कत्ल और दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म कर दी थी। जी हाँ, मुलजिम ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हाई कोर्ट से रजू भी कर लिया है। निगरान वज़ीर आला CCP समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। तो लाहौर में डिफेंस हादसे की तहकीकात में यह नई पेशरफ्त सामने आई है जिसमें मुलजिमान को फरीक बनाया गया। दूसरी जानिब DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर कहते हैं कि मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर की जा रही है। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि ये हादसा नहीं टारगेट वाक़या है। तहकीकात में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, सुनते हैं। जिस दिन ये फेटफुल इंसिडेंट हुआ उसी दिन इनकी मॉर्निंग में, और उसका जाहिर है प्रूफ जब मिला तो हमें फिर इसमें 302 हमने ऐड की जो कि कत्लेआम इंटेंशनल मर्डर में फॉल करती है, क्योंकि ये डिलिबरेटली इसको फॉलो करके इस गाड़ी को हिट किया गया था। तो हम इंशाल्लाह ताला पूरे इंसाफ के तकाजे इसमें पूरे करेंगे और पूरी केस फाइल जो है मैं अपनी निगरानी में खुद इसको तैयार करवाऊँगा। तो इमरान किशोर की गुफ्तगू आपके सामने है। डिफेंस हादसे की मुतासरा फैमिली ये कह रही है कि वज़ीर आला के नोटिस के बाद पुलिस के पास आए हैं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा, मुलजिम को करार वाकई सज़ा दी जाए, ये उन्होंने मुतालबा भी किया है। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ CM साहब का कि उन्होंने DIG साहब से कहा और हमारे साथ तो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। जी मैं इस वक्त जो अब है उसमें मुतमईन हूँ और अल्लाह करे कि इसी तरह का जिस दिन ये फेटफुल इंसिडेंट तो ये गुफ्तगू है फैमिली के मेंबरान की और वो मुतालबा कर रहे हैं इंसाफ का, जबकि जो DIG हैं इमरान किशोर वो इस सिलसिले में कहते हैं कि तमाम तर जो पहलू हैं उनको देखा जाएगा। दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल करने का निगरान वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म दे दिया है और यह अफसोसनाक वाक़या है। इसमें हरासमेंट का पहलू है यकीनी तौर पर जो कि काबिल मज़म्मत है। ख़वातीन गाड़ी में जा रही हैं, उनका ताक़ुब करना, फैमिली है, ये अफसोसनाक वाक़या है। क्या अब तक इसकी तफसील क्या है, सारे मामले को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर, इस सारे मामले को, इस स्टोरी को देख रहे हैं, शराज निसार साहब। उनसे ज़रा कुछ सवाल करते हैं, जानते हैं, समझते हैं हो क्या रहा है। शराज साहब बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। ज़रा ये बताइए कि ये वाक़या जब हुआ है, जब ये सारा चेज़ हो रहा था या हरास किया जा रहा था, तो किसी ने पुलिस को कोई कॉल की, 15 को कोई कॉल की, डॉनफिन तक कुछ रिपोर्ट हुआ या ये आपस में ही हैंडल कर रहे थे? ज़रा यहाँ से इसको शुरू करते हैं। उबैद साहब, जो गाड़ी जिसमें 6 अफराद जाम बहक हुए हैं उसके पीछे उस गाड़ी का जो फैमिली का सरबराह रफाकत वो दूसरी गाड़ी में मौजूद था जो एनी शाहिद भी है और मुकदमे का मुद्दई भी है। उसी वक्त जो है वो पुलिस को कॉल भी चली गई और उसके बाद फौरी उसी ड्राइवर को, जो वो 15.5 साल का लड़का अफनान जिसको गाड़ी से निकाला गया और एयर बैग की वजह से वो भी लगा है, और जो स्पीड वहाँ पे स्पीड कैमरा लगा हुआ है, जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर
मुस्तनसर फरोज में इसमें बहुत ही अच्छा रोल अदा किया जो पहुंचे, और जब ये चेक किया गया तो 150 की स्पीड से वो गाड़ी लगी है। जो तफ्तीश, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को, तफ्तीशी को जो मुअत्तल किया गया वो इसी वजह से किया गया कि इनिशियल उन्होंने ऐसी तफ्तीश, उनको अगर ऐसे कोई शवाहिद मिल गए थे कि लड़के ने जानबूझकर जो है वो 6 अफराद की हलाकत का सबब बना है, तो उन्होंने क्यों ऐसी बात जो है वो सामने नहीं लाई। जब सीसीटीवी फुटेज आई है और स्पीड चेक की गई तो फिर उससे लड़के से पूछा गया। तो मैं ज़रा अरसलान को भी शराज साहब शामिल गुफ्तगू करता हूँ। वो इस वक्त मुतासरा फैमिली के घर के बाहर मौजूद हैं, जहाँ से कुछ देर बाद निगरान वज़ीर आला का विजिट भी एक्सपेक्टेड है। वो मीडिया से बात करेंगे। अरसलान, बताइए यहाँ क्या सूरत हाल है, क्या बताते हैं फैमिली के लोग? उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया था, क्या रिस्पॉन्स टाइम था, क्या तफसील आप इकट्ठी कर सकें? जी बिल्कुल, अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो जो मुतासरा फैमिली थी, जो उनके लवाहिकीन हैं, उनसे जब हमारी बात हुई है, वो तो इस वक्त इंतहाई गम में जो है वो मुब्तला है। पूरा इलाका जो है वो सोच में मुब्तला है। हर घर से जो है वो यही आवाज़ आ रही है कि ये बहुत बड़ा सानिया हो गया कि एक ही खानदान के 6 अफराद जहाँ बाग हो गए हैं। जब हमारी लवाहिकीन से बात हुई है तो उनका इतना ही कहना था, जैसे भी शराज साहब बता रहे थे कि जो इस फैमिली का सरबराह था रफाकत, वो अपनी पिछली गाड़ी पर मौजूद था। तो इस मुलजिम अफनान शफकत ने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से गाड़ी को हिट किया। उसके बाद ये जो मुलजिम था ये इससे पहले भी छेड़छाड़ कर रहा था और गाड़ी को बहुत बार इसे मना भी किया गया उनके लवाहिकीन की जानिब से। एक बार तो रोककर जो रफाकत है, इनका ये कहना है कि मैंने रोककर खुद मना किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हो, फॉलो अप क्यों कर रहे हो। तो उसने बात ना सुनी और उसके बाद उसने गाड़ी इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाई और उसके बाद इस गाड़ी को फेज 7 में जो है एक रेस्टोरेंट के करीब इसे हिट किया, जिससे गाड़ी की 5 से 6 कलबातें लगी और जो 6 अफराद थे वो मौका पर ही दम तोड़ गए। ये लवाहिकीन का कहना है। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आला जो पंजाब है, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, वो भी यहाँ पर आएंगे और आकर इनसे जो है वो इजहार दुख का इजहार भी करेंगे और साथ में मजीद ये पूछेंगे कि आखिर पुलिस ने इनका कितना साथ दिया, क्योंकि तफ्तीश जो है वो अब चेंज हो चुकी है। जो तफ्तीश से मुताल्लिक़ आप दोनों की तरफ मुकदमे में 302 की जो कत्ल की दफात है वो शामिल कर दी गई हैं। जैसे ही पुलिस को शवाहिद मिले तो अब DSP काना जो इन्वेस्टिगेशन है राजा फखर। ठीक है शराज साहब, ज़रा ये हमें समझाइए कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी ये सारे मामलात हो गए, दहशतगर्दी की दफात लगाने की भी बातें हो रही हैं। ये लड़का अकेला गाड़ी में सवार था, इसके साथ कोई और था और इसके टेस्ट किए गए हैं, ज़रूरी टेस्ट? ये कोई एडिक्ट तो नहीं है, किसी ऐसी चीज़ में मुलव्वस तो नहीं है? उस वक्त ये किस कैफियत में था, ये भी ज़रा बताइएगा। और ये इनका कोई आपस में कोई लिंक है इन दोनों फैमिलीज़ का? ये टोटली अननोन जगह पे अननोन लोग थे जो आपस में मिल गए और ये हादसा हो गया? और ये लड़के की, अफनान की जो फैमिली है वो कितनी असर रसूख वाली है? वो 4 लोग कौन थे जो उसको छुड़ाने आए थे? जी बिल्कुल, अभी जो कुछ ही देर पहले DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में ही जो मुद्दई है और इस फैमिली का सरबराह रफाकत, उससे भी हमारी बात हुई है, DG से भी हुई है। इसमें सबसे अहम बात है कि 52 साल तारीख में पंजाब पुलिस की ये पहला ऐसा केस है जिसमें कत्ले अमद का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करके 302 लगाई गई और 780 भी लगाई गई है। जब किसी आम शहरा पर जानबूझकर 4 या 4 से ज़्यादा अफराद को मारने की कोशिश की जाए तो उसमें 780 लग जाती है। और कत्ले अमद, देखिए 4 किस्म की दफात है, जो कत्ल बिल सबब है, कत्ल है, कत्ल बिल रजा है, कत्ले अमद है, और इसमें कत्ले अमद जो है वो शामिल किया गया है। और अगर ऐसी ही प्रैक्टिस होती रही, अगर बारीक बिनी से तफ्तीश हो तो फिर ही मुल्ज़मान जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचते हैं। अभी जो 900 से ज़ायद 24 घंटों में जो कम उम्र ड्राइवर हैं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ ये भी बात बड़ी अहम है कि उनके CRO भी बनेंगे, उन पे मुकदमा जो दर्ज हुए हैं, उनकी जो स्टूडेंट लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी। ये माँ बाप के लिए एक मैसेज है, उनको ये चाहिए कि अपने बच्चों को ये लाड ना करें कि गाड़ी ना दें। और जो 70% हादसा हैं, 70% जो हादसा हुए हैं वो बच्चों की कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से हुए हैं। अब ये कानून बना दिया गया, जिस तरह PN के दफ्तर में मॉर्निंग शो में मुस्तनसर फरोज ने परसों एक दिन पहले ये बात कही है कि अब जो भी मुकदमा होगा कम उम्र ड्राइवर जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसके फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। और चलें, लेट्स होप इससे कुछ कम उम्र ड्राइवर जो हैं वो हमें सड़कों पे घूमते हुए कम नजर आएँ। और माँ बाप का इसमें डेफिनेटली बड़ा किरदार है, वो गाड़ियाँ दे देते हैं उस लाड प्यार में जो फिर बाद में इस तरह के हादसा का सबब बनता है। अरसलान, यही सारे मामलात आपकी तरफ, ये फैमिलीज टोटली दोनों के लिए अननोन थे ये, या एक दूसरे को जानते हैं, कोई पुराना मामला है? कुछ पता चला इस सतह पर भी कुछ तफ्तीश अभी तक गई है, या अभी बिल्कुल जो इनिशियल मामला है उसको देखा जा रहा है? अरसलान नहीं है। शराज साहब, ये फैमिलीज एक दूसरे को जानती तो नहीं थी पहले से? जी, अभी जो पुलिस की तफ्तीश सामने आई है, जो DIG इन्वेस्टिगेशन ने भी तस्दीक की है
कि उसी दिन इनका आपस में कोई झगड़ा हुआ है, शायद तेज रफ्तारी की वजह से, यानी वो सब कुछ वहीं रोड पे हुआ ना, उससे पहले उसी रोड पे उसी दिन उस रफाकत की बेटे की माइयों थी, रस्में माइयों थी, और 25 तारीख को जो है उसकी बारात थी। उसी माइयों की रस्म अदा करके वो वापस आ रहे थे, तो रास्ते में जो पुलिस तफ्तीश में बताया गया कि इस लड़के के पहले तेज रफ्तारी की वजह से जो ड्राइवर हसनैन था उसके साथ मुंह मारी हुई है, और उसके बाद रफाकत ने भी इसको एक जगह पर रोककर समझाया है, लेकिन इसने इतना जो अना का मसला बनाया कि उसने एक बड़ी अहम बात है कि उसने तफ्तीश में ये इंकशाफ किया कि मैं हिट डायरेक्ट नहीं करना चाहता था, मतलब साइड मारना चाहता था ताकि इनको कोई मैसेज मिले कि मैंने अपना बदला ले लिया, लेकिन वो डायरेक्ट जो है वो गाड़ी लग गई है और 150 की स्पीड से गाड़ी लगी है। अगर उस गाड़ी मतलब एक नंबर है, एक स्पीड है, और अल्लाह बचाए ऐसे हादसात से, और अल्लाह बचाए ऐसे जुनून से और ऐसे गुस्से से और ऐसे बदले से। थैंक यू। शराद अंसार साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में थे। वालिदैन को डेफिनेटली इसमें ख्याल करना चाहिए, गाड़ियाँ देते हुए बच्चों को गाड़ी मिलनी ही नहीं चाहिए, और अगर कोई अगर अभी भी ड्राइव कर रहा है तब भी स्टिल उसे ये ख्याल करना चाहिए कि वो ना करे, खुद ही मना कर दे कि वो गाड़ी नहीं चलाना चाहता, क्योंकि इस तरह के हादसा यकीनन किसी के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल ऐसे। दूसरी जानिब कराची से भी खबर शामिल करते हैं। कराची में वीडियो गेम का जुनूनी शख्स टैक्सी ड्राइवर का कातिल निकला। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के कातिल की कहानी में नया मोड़। शहरोज कबल कत्ल होने वाले टैक्सी ड्राइवर शाहजेब का कातिल पकड़ा गया। कराची के थाने सच्चर की हदूद में टैक्सी ड्राइवर का कत्ल हुआ। इसके अलावा टैक्सी ड्राइवर का कत्ल गेम का टास्क समझकर किया गया। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। मुलजिम ने शाहजेब को कत्ल करने के बाद वापस दोबारा घर जाकर गेम खेलना शुरू कर दी। शाहजेब हैदराबाद से सवारी लेकर कराची आया था। कराची में मुलजिम समद ने उसकी गाड़ी बुक करवाई थी, जहां पर गेम में इतना खोया हुआ था वो कि असल और नकल ज़िंदगी में फ़र्क ही भूल गया। और मुलजिम ने अपने एतराफ़ी बयान में, जिसमें उसने जुर्म का एतराफ़ किया, उसमें ये सारी बातें भी उसने रिपोर्ट करवाई हैं। अफसोसनाक वाक़या है और हैरान कुन भी है, परेशान कुन भी है कि किस हद तक आप कह लीजिए कि वो जो शख्स है, जो मुलजिम है, वो ड्रिवन था इस गेम से, और उसने ये अफसोसनाक जो वाक़या है उसमें कंट्रीब्यूट किया, एक शख्स को कत्ल कर दिया, और वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक गेम है। अब हैरानी परेशानी की बात है कि ये कौन सा गेम है। ये इससे पहले भी एक दो मरतबा ऐसा हुआ है कि कुछ गेम्स रिपोर्ट हुए हैं जो साइकोलॉजिकली आपको जो है वो इतना आपको कह लीजिए कैप्चर कर लेते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आपने फिर करना क्या है। अब ये उसी तरह का कोई गेम है, या ये शख्स नफ्सियाती तौर पर इतना कमज़ोर था कि इसने किसी भी एक रैंडम गेम को खेलते हुए ये एक्ट किया है। लेकिन जो भी हुआ है एट द एंड ऑफ द डे है बहुत ही परेशान कुन और ख़तरनाक। लेकिन वो नौजवान जिसका एक बच्चा भी है, जो टैक्सी चला रहा था, अपनी रोज़ी रोटी पूरी कर रहा था, उसके वालिदैन जो है वो दिन भर उससे उसकी खैर खैरियत पूछ रहे थे। उसका आखिर क्या कसूर था कि उसे किसी गेम की वजह से कत्ल कर दिया जाए। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कातिल जो है वो ये कहता है कि गेम में कार छीनने के एडवेंचर के लिए ऑनलाइन टैक्सी बुक की थी। गेम में कार छीनने और शूट का टास्क मिला था। कार सुनसान मकाम पर पहुंची तो ड्राइवर को शूट कर दिया। लाश पिछली नशिस्त पर रखी, झाड़ियों में ले जाकर उसे ठिकाने लगा दिया। गेमिंग की एडिक्शन की वजह से ये हुआ है। 5 साल से मुझे गेमिंग कॉल ऑफ ड्यूटी का बहुत ज़्यादा शौक था। उस कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में यही होता है, हम लोगों से फाइट करते हैं और हम लोगों को मार देते हैं, जहाँ से उनकी गाड़ी ले लेते हैं। ठीक है, फिर अभी क्या हुआ? टैक्सी ड्राइवर जब आपके पास आया? टैक्सी ड्राइवर जब मेरे पास आया, मैंने उससे राइड रिसीव की, मैं उसके साथ आगे गया, सुनसान सड़क पे फिर मैंने उसको शूट कर दिया सही मौका देकर। गाड़ी जब मैं साफ करा तो गाड़ी ट्रैकर की वजह से। तो खैर ये मुलजिम का आप कह लीजिए कि एक एतराफ़ी बयान है। एतराफ़ी बयान का एक हिस्सा है जिसमें वो बता रहे हैं कि गुज़िश्ता कोई 5-6 साल से वो एक गेम खेल रहा है, और उस गेम में क्योंकि ये एक आम प्रैक्टिस होती है कि आपने किसी को भी शूट कर दिया, लोगों की गाड़ियाँ छीन रहे हैं। उसने उस गेम का नाम भी लिया है, बहुत सारे लोग ये गेम खेल रहे होंगे। आई होप कि वो इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकली उससे इम्पैक्टेड ना हो और इतना ज़्यादा वो इसका इफेक्ट ना लें। खैर इस स्टोरी को इन डिटेल जानते हैं, समझते हैं। ज़ुहैब जी है जो हमारे नुमाइंदे हैं कराची से, वो हमें ज्वाइन करें। ज़ुहैब, यकीनी तौर पर ये वो गेम नहीं है जैसे इससे पहले कोई एक वो वेल गेम और इस तरह करके कुछ 2-4 चीज़ें आई थी कि जिसमें वो साइकोलॉजिकली इतना आपको कह लीजिए कैप्चर कर लेते हैं और ये सारा। लेकिन ये 5 साल की एडिक्शन एक रेगुलर रैंडम गेम की कहाँ ले गई इस नौजवान को, और क्या है ये जो कह रहा है ये दुरुस्त भी है या ये कुछ और मामला है, कोई गैंग है, कोई और पर्पस था? जी देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कराची में एक छुरी मार ग्रुप मुतहर्रिक हुआ था और पे दर पे उसने वाकयात भी पेश आते छुरी मार ग्रुप के,
तो उस वक्त भी पुलिस की तफ्तीश पुलिस को इस नतीजे पर ले जा चुकी थी कि कोई गेम है जिसके टास्क मुकम्मल करने के लिए कोई ग्रुप है जो मुतहर्रिक हुआ है और इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। लेकिन बाद में जब तफ्तीश मुकम्मल हुई तो जो साबका आईजी सिंध थे उन्होंने बताया कि इस वाक़े में एक सियासी तंजीम जो है मौजूद थी और उसका जो मुल्जिम था वो मुल्क से बैरून मुल्क फरार हो चुका है। तो ये तो वो वाक़या था जिससे पहले मैंने आपको छुरी मार बताया। अब यहाँ पे जो पुलिस इस मुल्जिम को ये इल्जाम ठहरा रही है कि लाइन ऑफ एक्शन एक गेम था जिसका टास्क मुकम्मल, कॉल ऑफ ड्यूटी एक गेम था जिसका टास्क मुकम्मल करने के लिए इस नौजवान ने पहले गाड़ी छीनी और गाड़ी छीनने के बाद इसमें एक मसला है। देखिए, कॉल ऑफ ड्यूटी हो या आपने और मैंने भी वो गेम खेला होगा, GTA हमने बहुत खेला हुआ है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, काउंटर स्ट्राइक है, ये गेम इसने कभी मुझे तो नहीं कहा कि भाई बाहर निकलो, सड़क पे जो बंदा जा रहा है उसको खत्म कर दो। उसमें कभी भी ये मुझे तो नहीं आया। वो खेल खेल के इतना कैप्चर हो गया और उमूमन ये लोग कहीं ना कहीं एडिक्ट होते हैं उस लेवल पे जाके, फिर उसको कंसीव इस तरह करते हैं कि इनका एक्शन ये होता है। बिल्कुल, मैंने इसीलिए पस मंजर में आपको वो छुरीमार ग्रुप का वाकया बताया था। और ये गेम जिसमें पुलिस ये इल्जाम ठहरा रही है इस नौजवान पे जो 18 साल है, अगर आप इससे कबल उसके वालिद का बयान सुने तो वालिद का कहना ये है कि पुलिस ने उन्हें एक CCTV वीडियो दिखाई है जिसमें उसके बेटे को एक फॉर्च्यूनर कार में जिसपे सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी, उसमें खातून समेत 3 से 4 नामालूम अफराद थे जो उसके बेटे को उस सोसाइटी से जहां पे उसे एक रिसीव करना था एक पैसेंजर को, वहां से वो उसे दूसरी गाड़ी में, उसी की गाड़ी में बाहर ले जाते हुए पुलिस ने CCTV वालिद को दिखाई। जब ये मुल्जिम गिरफ्तार होता है तो पुलिस ने वालिद को इस बात की इतला नहीं दी कि ये आपके बेटे का मुल्जिम है, तो उसके जो वालिद हैं उसने अदम इत्मीनान का इजहार किया है इस सारी पुलिस की तफ्तीश में। और पुलिस के बयानात में भी बहुत ज्यादा तफ्तीश तो खैर हमारा एक मुसलसल मसला रहा है और तफ्तीश में जो फिर हम आप कह लीजिए कि लूप होल्स छोड़ते हैं उसकी वजह से मुल्जिमान को बहुत फ़ायदा होता है और अदालतों से फिर जब जमानतें होती हैं तो फिर आप और मैं सवाल करते हैं कि इतने संगीन मुकदमे में ज़मानत कैसे हो गई और ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। खैर ज़ुहैब जीजा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दो बहुत ही अफसोसनाक खबरें थी, एक लाहौर की, एक कराची की, आपके सामने है मामला। हमें एक ब्रेक शामिल करनी है शफक, ब्रेक के बाद कुछ और अहम डेवलपमेंट से बात करेंगे। सियासी मंजरनामे में जो गहमा गहमी जारी है, जो हलचल जारी है, उस पर बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूंगा, कोई शुबा नहीं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो। चेयरमैन PTI की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। सियासतदान, इंतजामिया और इस्टेब्लिशमेंट को मिलकर काम करना होगा तो ही मसाइल हल हो सकते हैं, ये कहा गया है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से। उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को एक खुसूसी इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये सारी बातें की हैं। वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ ख़त लिख कर हुकूमत की तवज्जो दिलाई और ये भी कहा कि किसी जमात का नहीं, हर पाकिस्तानी का तर्जुमान हूँ, जहाँ भी मसाइल देखूंगा उनकी निशानदेही करता रहूँगा। यानी बिलाखिर अब उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया कि वो किसी एक जमात अपने खत की, हाँ। और साथ ही साथ उन्होंने बाकी लोगों को उनकी जिम्मेदारियां भी। मैं तो ये कह रहे हैं कि मैं किसी एक जमात का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं पूरे मुल्क का तर्जुमान हूँ। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की बात कर लेते हैं। उन्होंने भी आज गुफ्तगू की है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से खिताब किया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना ज़रूरी था, इसीलिए हुकूमत लेने का फ़ैसला किया। शहबाज शरीफ के मुस्ताफ़ी होने की तकरीर भी तैयार थी, लेकिन हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के मुफाद के लिए बेखौफ होकर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपये का होता। ये बुरे हालात हमारे अपने फ़ैसलों की वजह से पैदा हुए और हमने ख़ुद अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादतियाँ की हैं। यानी इसका मतलब कि अगर अब अगली दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं तो फिर ये उम्मीद हम रख सकते हैं कि डॉलर 40 से 50 रुपये पे आ जाएगा। अब खैर क्रिकेट वर्ल्ड कप की कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि मैच की एक इनिंग कंक्लूड हो गई है। स्पॉन्सर देखिए, वापस आइए डिस्कस करते हैं और हम एक दफ़ा दोबारा से सियासी मंजरनामे की तरफ ही बढ़ते हैं। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि लाडला बनना है तो सिर्फ आवाम का लाडला बनना होगा, किसी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है कि मुझे मौका दें। इसका मतलब वो भी फिर मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी और को बनाना है तो मुझे मौका दे लिया जाए, मुझे, मैं मायूस नहीं करूँगा। सुन लेते हैं मजीद वो क्या कह रहे हैं। लाडला अगर बनना है तो अवाडला बनना है, सिर्फ और सिर्फ जो ताकत है, जो सियासी ताकत आपसे लूंगा, पाकिस्तान के अवाम से लूंगा।
इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फलसफा है कि ताकत का सर चश्मा अवाम है, और अगर ताकत का सर चश्मा अवाम है तो मतलब ये है कि अवाम को सारे फैसले लेने चाहिए, और सिर्फ अवाम के पास ये हक है कि वो फैसला करे कि वजीर आजम कौन बने, MNA कौन बने, MPA कौन बने। किसी और के पास ये हक नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गुफ्तगू आपके सामने आज नौशेरा में मौलाना फजल रहमान का जलसा था, जहां उन्होंने कहा कि मुनाफिकाना किरदार की मज़ीद पैरवी करने को तैयार नहीं। क्या कभी हमने बहैसियत कौम अपना मुहासबा किया है? हमने 75 साल पुरानी लकीरों की पैरवी की, अब हम थक चुके हैं। 25 साल पूरी सदी बाकी है, 75 साल हमने गुजार दिए, अब हमें नए जाविये से सोचना होगा। पुरानी लकीरों की पैरवी करते करते अब हम थक चुके हैं। 75 साल हमने पुरानी लकीरों की पैरवी की, जो उन्होंने कहा उसकी पैरवी की, अब हम मजीद इन अनासर की मुनाफिकाना फिक्र, मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी करने के लिए तैयार नहीं। मौलाना साहब तो थक चुके हैं। दूसरी जानिब अगर हम रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जी चेयरमैन PTI विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। एक वकील कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ने को तैयार हैं, दूसरा वकील कह रहा है कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से है। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड इन्हें 2018 की तरह दिया जा रहा है? हमें भाषण देने वाले इक्का दुक्का सीटों के लिए बलोचिस्तान फिर रहे हैं। दो अदारों के सरबरा बदलने से माहौल चेंज हो गया, आइन कानून की बालादस्ती नज़र आना शुरू हो गई। तीसरा अदारा जिसको कौम मुंतखब, उसके अदारे के सरबरा को कौम मुंतखब करने जा रही है, उसका नाम नवाज शरीफ है। ये अदारों के सरबरा जो हैं, अगर काम करना शुरू किया और इंशाअल्लाह इनके रास्ते में रुकावटें हायल ना हुई तो बहुत जल्द पाकिस्तान 2017 का पाकिस्तान बनता आपको नजर आएगा। PTI के रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि नवाज शरीफ पहले से वज़ीर आज़म डिक्लेयर्ड हैं, इस तरह के इलेक्शन को कौन मुंसिफाना मानेगा? मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। सुन लेते हैं मजीद वो क्या कह रहे हैं। नवाज शरीफ को बाकायदा वज़ीर आज़म अनाउंस किया गया है, वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर। इस तरह की इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो प्राइम मिनिस्टर कौन मानेगा इस प्राइम मिनिस्टर को? मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो हुकूमत है जिसके पास इख्तियार है, क्या वो इस मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं? क्या वो मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं? ये इलेक्शन नहीं बल्कि ये नॉमिनेशन हो रही है, ये सिलेक्शन प्लस है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। शेख रशीद की भी सुनिए, वो कह रहे हैं कि मैंने किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ कि फैसले आसमानों पर होते हैं। बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं, 3 सीटें अनोखा लाडला लेगा, 3-4 सीटें फजलुर रहमान ले जाएगा। जरदारी भी ताश छाती से लगाकर खेलता है। अगर मैं ये इलेक्शन 2 सीटों का लड़ना है तो रज़ाई कल मैंने ले ली है लाल शलील की। इस उम्र में भी मैंने किसी के खिलाफ, किसी दोस्त के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। ऐसे दिखाई देता है कि पाकिस्तान में मैं दूसरे नंबर का दहशतगर्द हूँ, लेकिन ये जो अनोखा लाडला समझ रहा है उसको सिर्फ मैं भी उनके साथ रहा हूँ। मैं अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ, फैसला आसमानों का है, फैसला आसमानों पे होगा और वही। शेख साहब की इंटरेस्टिंग बातें तो हमने सुन ली। अब MQM की भी बात कर लेते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने 53 UCs में इजाफा किया, 3 साल की ताख़ीर से बल्दियाती इलेक्शन करवाए गए। 15,000 अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने खर्च किए। 22,000 अरब रुपए खर्च करके आज कराची दुनिया के 4 बदतरीन इंसानों के रहने की जगह है। ये रैंकिंग हो गई। 6 महीने इसको फिक्स करने के लिए काफी है। विदाउट एग्जेजरेशन बता रहा हूं मैं आपको, कोई कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स करना मसला ही नहीं है। तो ये मुस्तफ़ा कमाल हैं जो कराची के मसाइल का हल बताते हैं। 6 महीने हैं और उनके दौर में खैर ये काम हुआ भी है। अलबत्ता इस वक्त जो मेयर कराची हैं वो ये दावा कर रहे हैं, यानी मुर्तज़ा वहाब साहब ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। बज़ाहिर ये लगता है कि मुर्तज़ा वहाब साहब का जो मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए।
जो एक आम आदमी के जहनों में इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मंशूर के हवाले से जो मोहब्बत है, मैं समझता हूँ हम सबको इसको आगे लेकर चलना है ताकि 8 फरवरी के बाद पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आए, यानी कि अवाम इख्तिदार में आए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आज़म बने, चारों सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो और हम सब मिलकर इस गरीब आवाम की जो मुश्किलात है उसको रिजॉल्व करने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर। ठीक है जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, फिर वापस आएंगे और उसके बाद कुछ और अहम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। न्यूज़ रूम में एक बार फिर से खुशामदीद। तो मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, इलेक्शन से पहले सियासी हलचल भी है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इकॉनमी से रिलेटेड जो आप बात कर रही हैं उसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो आज क्लोज हुआ है वो 57,397 पॉइंट्स पर हुआ है। ऐसा ही और IMF के साथ भी आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन हो गया है और अब देखते हैं कि इसकी अनाउंसमेंट क्या होती है और हमारे लिए क्या नए गोल सेट किए जाते हैं। लेकिन इसमें डेफिनेटली जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना और देखना कि किस तरह से 53,000 की हमने बेंचमार्क को फिर 54, 55, फिर हर नया दिन एक नया ट्रेंड था, एक नया टारगेट था और एक नई अचीवमेंट थी। तो 57,000 पर इस वक्त PSX ट्रेड कर रहा है। दैट्स क्वाइट अ न्यूज़। इसके अलावा मुल्क में जो सियासी गहमा गहमी है उसको भी डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ साहब आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए, मौलाना नौशेरा में हैं, बिलावल जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर हैं। कौन किसको क्या कह रहा है, कौन थक गया है, कौन चाहता है कि अवाम उसे मौका दें, ये सब। और बाबर आजम की कप्तानी, साबका कप्तान बाबर आजम क्यों गए, उनके साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, नया सेटअप क्या है, कौन किसके लिए लॉबी कर रहा था, ये सब और बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की तरफ गामजन है। हुकूमती और अस्करी क़यादत की अनथक कोशिशें रंग ले आई हैं। IMF ने $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी बिल आखिर दे दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 6 रुपये जो कमी है, 2 रुपये पेट्रोल में और 6 रुपये डीजल की कीमत में, उसका भी इत्तलाक हो गया है। माली साल 2024 में GDP 4% सरप्लस हासिल करने का अज़्म है। तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरी के सफ़र पर है। स्टॉक मार्केट में आप ट्रेंड देख सकते हैं। डॉलर अलबत्ता कुछ तंग करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन IMF के साथ डील ओके हो गई है, मतलब डील का अगला हिस्सा यानी अगली किस्त आ जाएगी। साथ ही साथ जो आप कह लीजिए पेट्रोल है, यानी जो आपकी और मेरी ज़िंदगी पर डायरेक्ट असर डालता है, उसमें 2 रुपये की कमी हुई है। चलें, ये भी ठीक है, एक अच्छा इजाफा है। कतरे कतरे से दरिया बंद, छोटा सा एक अच्छी कमी है। IMF के साथ तो मामलात सेट हो गए हैं। दूसरी जानिब अगर मार्गला डायलॉग की बात करें तो मार्गला डायलॉग का दूसरा रोज़ है क्या अब ये मौसमाती तब्दीली और चैलेंजेस के उन्वान पर सेशन है, जिसमें इजहार ख्याल करते हुए साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि कोई मुल्क IMF के पास जाने से तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत का ढांचा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी, तवानाई के जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। So I did actually put a tax on for instance, shopkeepers. But the government didn't let me. But I did put a tax on shopkeepers. But there are certain things which I cannot do. We were the first ones that actually put a tax on property transfers. And we took on a lot of elites in doing that. But agricultural income we cannot tax because it's a provincial tax. So there are constitutional changes that you need to actually empower local governments, empower federal government to tax things that are not, federal government is not allowed to tax, and there is a lot of other stuff that you need to do. जबकि इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि क्या मईशत पहले है या जमहूरियत। पाकिस्तान को हुकूमत में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। हमारी मईशत फेल हो चुकी है। अगर आइन से कोई मसला है तो बैठकर उसे भी ठीक कर लेना चाहिए। The are from within. We have to resolve our internal crisis, and that will give you a protection against whatever comes from outside. So that's the bottom line. And again, the issue is politics or economy both go together, but you have to fix the politics first. They are very, very basic. This is nothing new. The whole world has done it. So we need to recognize that. तो हुकूमत पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए मुतहरिक है। सियासी और अस्करी क़यादत ने फिर सर जोड़ लिए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की अपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। मुल्क में खलीजी ममालिक की सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया गया। हुक्काम की चीन समेत खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के लिए किए गए इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा SIFC इजलास से पहले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई, जिसमें दाखिली और कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जैसे कि हमने बिल्कुल आगाज़ में बात की थी, मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर है। 100 इंडेक्स 57,000 का संग मील भी अबूर कर गया है, 716 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। यू मार्केट 57,397 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई है, ये अब तक का हाईएस्ट है। दूसरी तरफ 2 हफ्ते बाद अमेरिकी करेंसी की कीमत को भी ब्रेक लगा है, रुपया फिर डॉलर पर भारी हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे सस्ता हुआ, 288 रुपये 14 से कम होकर 287 रुपये 38 पर बंद हुआ, 38 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 75 पैसे सस्ता हुआ, ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ है। तो अब तक रोज़ाना की बुनियाद पर वो जो 1 रुपये से नीचे की एक फ्लक्चुएशन थी, डॉलर तगड़ा हो रहा था, रुपया कुछ जो है वो गैर मुस्तहकम था, लेकिन आज आप कह लीजिए कि ये सिलसिला उलट हुआ, रिवर्स हुआ, और जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने डेफिनेटली एक और नया हाईएस्ट अपने लिए सेट कर दिया है। 57,000 का ये हाईएस्ट है जिस पे आज मार्केट क्लोज हुई है। सो दैट्स हाउ इट इज़। कॉफ़ी बीच हमारी आ गई है और आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने एक ऐसा इक़दाम लिया है और वो ये है कि हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी कर दी गई है। वज़ीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं कि रवां साल हज 10,75,000 रुपए में होगा। जी हाँ, एयर टिकट सस्ता मिला तो इसका फ़ायदा भी हुज्जाज को होगा। टिकट में रियायत हुज्जाज कराम को वापस करेंगे। शॉर्ट हज के लिए 20 से 21 दिन का पैकेज होगा। तो ये एक नई हज पॉलिसी जो है वो हुकूमत की जानिब से जिसका ऐलान कर दिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर आज। गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जो इकनॉमिक मामलात हैं उनका राउंड अप ले लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, यकीनी तौर पर SIFC के मामलात हैं, फिर दूसरी तरफ IMF के साथ हमारे मामलात, और ये सारा कुछ मार्केट जिस तरह से ट्रेंड कर रही है, सेंटिमेंट अच्छा है, ओवरऑल दुनिया भर में ये कुछ चल रहा है। ऑल्दो एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी इसराइल फ़लस्तीन के मामलात को लेकर, लेकिन अच्छी चीज़ है, अच्छी समत है, मुनासिब समत है। अभी आप समझते हैं कि लॉन्गर रन के मामलात रह गए हैं, IMF के गोल्स कुछ मुश्किल होंगे, या एज वाली पॉलिसी पे अभी हमने चलना है? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं निगरान गवर्नमेंट की जानिब से, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना और तवानाई के हवाले से, निजकारी के हवाले से और दीगर जितने भी वजारतें हैं, वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये निगरान नहीं है बल्कि ये परमानेंट लोग हैं। इस तरह की पॉलिसी ये लेके चल रहे हैं। तमाम के तमाम वज़रा इस हद तक हमें ख़जाना में स्टेबिलिटी नज़र आती है। तवानाई के सेक्टर को देखें तो वहाँ हमें इस्तेकाम नज़र आता है। इसी तरह से निजकारी को देखें तो उन्होंने वो पॉइंट आउट कर दिया है कि कौन कौन से ऐसे सफ़ेद आती हैं जिनसे हर हालत में जो है वो जान छुड़ानी है। तो ये वो चीज़ें होती हैं किसी भी लिहाज से कि अगर मुआशी तरक्की या मुआशी इशारिया हमने बेहतर करने हैं तो उसके लिए हमें ये इक़दाम करने की फौरी ज़रूरत होती है। तो ये इक़दाम कर लिए गए हैं। IMF का वफ़द जो था बड़ा खुश किया है और आप जल्दी से उन्होंने एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास जो ही होगा उसमें हमारे आलमोस्ट $70 करोड़ की किस्त जो है हमें मिल जाएगी। इसके बाद अगर गवर्नमेंट कोई भी अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है और इस तरह की पॉलिसीज़ को आगे जारी नहीं रखा जाता तो अल्टीमेटली उसके नुकसानात होंगे। अब आज अभी तरजीहात का ऐलान किया है डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा ने। 8 तरजीहात उन्होंने दी हैं कि जी इसके साथ साथ हम चलेंगे, जिसमें टैक्स नेट को बढ़ाना है, टैक्स की जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाना है, उसके साथ साथ महसूलात में इजाफा है, उसके साथ अखराजात सबाई और कौमी जो अखराजात हैं उनको कम करना है, और फिर इसके साथ उन्होंने तवानाई की कीमतों में कमी लाने की बात की है कि हमें उसका जो प्रोडक्शन रेट है उसको कम करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ गुलाम मुर्तज़ा साहब, इन सारे मामलात को आप बहुत बेहतर समझते भी हैं और बहुत करीब से देखते भी हैं। ये जो निगरान है इनका डेफिनेटली एक पीरियड है जिसमें इन्होंने एक एंड से दूसरे एंड को मिलाना है और इसमें इन्होंने ट्रांसपेरेंसी को जो है वो बरकरार रखना है। अब इस बीच जो ये हाई एंड इक़दामात हो रहे हैं फॉर द फेस ऑफ इट, आप समझते हैं कि अभी तक बाकी सियासी जमातों की जो इकनॉमिक टीम्स हैं, हर एक के यहाँ अपना एक इकनॉमिक यूनिट है, उनको इंगेज किया गया या उनको इंगेज करना चाहिए था किसी सतह पर, ताकि आइंदा जिसकी भी हुकूमत हो उससे पता हो कि निगरानों ने इक़दामात किए क्या हैं और उनको अगर आगे लेकर चलना चाहे ना चलना चाहे उनका राइट होगा। लेकिन अभी तक ये नहीं नज़र आता। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये एक ऑर्डर है, जो भी आएगा वो अमल दरामद तो कर रहा होगा उस पर, लेकिन फॉर द फेस ऑफ इट वो एफर्ट्स भी नहीं हुई इसमें जो होनी चाहिए थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, जो ये सारा
इस वक्त तक का जो ट्रैक है, ये ट्रैक बनाया है गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने। आप जानते हैं वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार थे तो उनकी नेगोशिएशन चल रही थी, कितना सख्त हमने वक्त देखा है पिछले साल में, और किस तरह से 8-9 महीने जो हैं वो हर रोज़ नए से नए मुतालबात आते थे, तो वो ट्रैक पे लाया गया था। उसी ट्रैक को आगे फॉलो किया जा रहा है। अभी इस गवर्नमेंट की जानिब से भी एक यूनिक ये पैकेज लग रहा है, हालांकि स्टैंड बाई अरेंजमेंट है। एक इसकी किस्त जो है वो मिली गुज़िश्ता गवर्नमेंट को, एक किस्त निगरानों को मिली है, और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो एक नई आने वाली हुकूमत को मिलेगी। तो ये एक स्टेबिलिटी का चार्ट है बुनियादी तौर पे कि ऑन बोर्ड सारे ही हैं, क्योंकि जब इस्हाक़ डार की सरबराही में जो खजाना का वफ्द है, गवर्नमेंट का वफ्द मिल रहा था, तो उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे, बाकी जमातें भी थी। तहरीक इंसाफ से आपको याद होगा कि उस वक्त जब स्टैंड बाई अरेंजमेंट की बात हो रही तो इमरान खान साहब के पास गया था, तो वहाँ पे भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ये पैकेज जो है वो लिया जाए। तो ये ऑन बोर्ड ही थी सारी जमातें। और अभी तो देखने की बात ये है कि अवाम को अब देखना ये होगा कि कौन वो लोग हैं जो इंतखाबात में अभी आ रहे हैं इंतखाबात, उसमें कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस हालत को पहुंचाया था, और क्यों हम एक ऐसा मशहूर हो गया हर जगह पे कि शायद पाकिस्तान जो है वो कशकोल लेके पाकिस्तानी निकल पड़ते हैं। तो और शायद हम बहुत ही, यानी कि जो नौजवान तबका है, जब भी हम उनसे मिलते हैं वो बड़ा दिल बर्दाश्त है इस बात। खैर वो भी एक क्या हमारे उसको भी हम जरा दूसरे पहलू से समझेंगे तो एक वो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का भी मामला आ जाएगा। खैर कई पहलू हैं, कई इस कहानी में बहरहाल कई बातें हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लेकिन बहरहाल इसको अगर हम सम अप करें तो मईशत जो है वो जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा साहब ने एक्सप्लेन किया, डार साहब ने उसको रिवाइव करने की कोशिश शुरू की, निगरानों से आगे लेकर चल रहे हैं, और निगरानों के बाद कौन आएगा ये फिर अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। खैर तो 8 फरवरी को उसका ऐलान हो जाएगा। ऐलान 8 फरवरी को हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। अब देख लेते हैं कि सियासत के मैदान में क्या चल रहा है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूंगा, ये कहा गया सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से। कहते हैं कि कोई शुबा नहीं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ना हों। चेयरमैन PTI की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। सियासतदान, इंतजामिया और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम करें तो मसाइल का हल हो सकता है। उन्होंने एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये सारी बातें की। मजीद क्या कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी बातें की। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने खुद कहा है। असेंबली नून के कायद नवाज शरीफ कह रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि कायद आज देखें, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि वो गए हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बिलावल भुट्टो जरदारी एबटाबाद में एक जलसे में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लोग मुझे मौका दें, मैं वज़ीर आज़म बन के आपको दिखाता हूँ। और 3 बार का वज़ीर आज़म जो है, हाँ, नवाज शरीफ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको लोगों के साथ शेयर करते फिर रहे हैं, डिस्कस करते हैं, या आप कह लीजिए क्योंकि इलेक्शन के दिन है तो हम ये भी कह सकते हैं एहतियात के दामन को पकड़ते हुए कि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बेचते हुए, मतलब वो नजर आ रहे हैं, वो जो होता है ना कि सौदा बेचने वाला, वो इन दिनों वो उस काम पे मसरूफ हैं। मौलाना कहते हैं वो थक गए हैं, हम मुनाफिकाना तर्ज अमल नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास जो स्टोरी सामने आ गई है, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो मिली है, वो ये है जो हम बात कर रहे हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाली। अब बताएं। जिसमें नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि जी हमने सियासत पर तरजीह दी थी, रियासत को हमने रियासत बचाई, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। वो कह रहे हैं कि 2022 में हुकूमत में आने पर हम तैयार तो नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना बहुत ज़रूरी था। शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के मुस्ताफ़ी होने की तकरीर तैयार थी, लेकिन हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के मफाद के लिए बेखौफ होकर आगे बढ़े और इसका फ़ैसला हमने किया। हमारे दौर में तरक्की बहुत ज़्यादा हुई, और अगर हमें ना निकाला जाता तो जो डॉलर था वो 40-50 ही रहना था। यानी इसका मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वो दोबारा से आते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है, आवाम उन्हें मौका देती है, तो डॉलर इतना ज़्यादा नीचे आ जाएगा। इस वक्त सब ये कहेंगे, वो भी इनको फिर बताना चाहिए, वो जो लंदन से तैयारा चला था और उसने पाकिस्तान में लैंड करना था और डॉलर 200 रुपये का हो जाना था, फिर वो 200 का क्यों नहीं हुआ? हम 150 की तो बात नहीं करते, वो 200 पे होना था, वो 200 पे भी नहीं गया। खैर ये तो है सियासत, और ये सियासतदान करते हैं, सियासतदानों का काम है, इसमें हर कोई दावे करता है, बातें करता है। लेकिन अब हम खेल की बात करते हैं जहाँ पर सियासत हो रही है। अच्छा जी, बाबर आजम और बाबर आजम डिजिटल मीडिया पे एक ही सवाल है। हाँ जी, क्यों दिया? तो उसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है।
उसके अंदरूनी कहानी उबैद ये कि बावसूख ज़राए ने ये बताया है कि एशिया कप के बाद से टीम में एक अजीब सी जो है ना वो एक रिफ्ट था। हाँ, और कहा यह जा रहा है कि बाबर और शाहीन के दरमियान, यानी पुराने कप्तान और नए कप्तान के दरमियान। तो मसला क्या था? कप्तानी। अच्छा जी, खबर ये आ रही है कि एशिया कप के दरमियान से यह मामला शुरू हो गया। ज़रा ये कह रहे हैं, अब से कुछ देर पहले जब हमने डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद साहबा से सवाल पूछे तो उन्हें तो खैर पता ही नहीं था ऐसा कुछ हुआ, लेकिन ज़रा कह रहे हैं कि तल्ख कलामी हुई थी और दोनों खिलाड़ियों के दरमियान तल्खी से कौमी टीम की मजमूई तौर पर जो कारकर्दगी थी वो मुतासर हुई थी। और शाहीन की जो बॉलिंग है या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको बाबर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे या सवाल पूछ रहे थे, तो शाहीन को लग रहा था कि वो ज़रा ज़्यादा काम कर रहे हैं, बाबर उन्हें ये नहीं पूछना चाहिए, यानी वो नंबर 1 बॉलर हैं। हम यही बता रहे हैं कि अंदरूनी कहानी के, अगर इसको थोड़ा सा आप स्टोरी को ऊपर कर दें तो दैट आई कैन शेयर डिटेल्स विद माय व्यूअर्स। एशिया कप के दौरान बाबर आजम शाहीन आफरीदी के दरमियान तल्खी ने इस मामले की बुनियाद डाली है और दोनों खिलाड़ियों के दरमियान तल्खी से कौमी टीम की कारकर्दगी पर असर पड़ा सबके सामने। एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप में कौमी टीम को बुरी तरह शिकस्त हुई। बाबर आजम ने एशिया कप में भी बॉलिंग पर सवाल उठाए। बावसूख ज़रा ये कहते हैं कि शाहीन आफरीदी बॉलिंग को मुसलसल निशाना बनाने पर नाराज़ थे। एशिया कप के बाद से ही बाबर आजम की कप्तानी पर सवालात उठने लगे। पीसीबी के अंदर एक मजबूत लॉबी शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाने के हक में थी। शाहीन आफरीदी के करीबी रिश्तेदार इस हवाले से सरगर्म रहे और बाबर को फिर बिलाखिर जाना पड़ा। बाबर गए तो शाहीन शाह आफरीदी T20 इंटरनेशनल्स के कैप्टन बन गए हैं, क्योंकि बाबर आजम ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद नए कप्तानों का थोड़ी देर बाद ही, घंटे बाद ही जो पीसीबी की जानिब से ऐलान हो गया था। सब तैयार, सही बात है, पूरी तैयारी के साथ था। जैसे ही खबर मीडिया की जीनत बनी, साथ ही सोशल मीडिया पे हर तरफ जो लोग थे, जो बाबर के फैन थे, वो मुतहरिक हो गए और बाबर से प्यार, हाँ वही ना, प्यार और जो सिंपैथी का वोट है ना, वो सारा बाबर के हिस्से में गया। वो दिखाइए जो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, प्लीज़ प्रोड्यूसर साहब ज़रा अगर आप उस विजुअल्स को कट कर सकें तो हम दिखाते हैं लोगों के जज्बात क्या हैं। ये आमिर राजा साहब कह रहे हैं बाबर आजम की तरफ से बेहतरीन फैसला, बाबर का शुमार दुनिया के टॉप बैट्समैन में होता है। कोई कह रहा है जी हमारा अब भी कप्तान जो है वो बाबर आजम है, और कोई कहता है कि जी ये बड़ा गलत हुआ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। नाउ देयर नेक्स्ट टारगेट वुड बी टू हैव बाबर आजम आउट ऑफ द टीम एज अ प्लेयर टू रिमेंबर। ये भी कहा जा रहा है लोगों की जानिब से कि बाबर की अब टीम में जगह ही नहीं बनेगी, ये खिलाएंगे ही नहीं, ये साजिश होगी और वगैरह वगैरह। खैर क्रिकेट के कंट्रीब्यूशन यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है, नंबर 1 टीम भी रही है ODI की, तो उसको भी लोगों ने सराहा। मिक्स सी फीलिंग्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग हर्ट हुए हैं इस चीज़ पे कि कप्तान को इस तरह जाना नहीं चाहिए। मतलब दैट देयर हैज़ टू बी अ ग्रेसफुल एग्जिट। और लाख इख्तलाफ हो, लाख आप परफॉर्मेंस पे मतलब सवाल उठाएं, लेकिन स्टिल देयर हैज़ टू बी अ वे। शान मसूद टेस्ट के कैप्टन हैं, शाहीन T20 के। ज़रा इन दोनों की प्रोफाइल्स पे जल्दी जल्दी से नज़र डालते हैं। पहले शान की जो करियर है उसको देख लीजिए। टेस्ट टीम के कप्तान हैं। 34 साल शान मसूद का करियर जो है उसमें 30 टेस्ट मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। 4 सेंचुरीज़ हैं, 7 50s हैं। कुल उन्होंने 1597 रन स्कोर किए हैं। और ये शान मसूद जो कि अब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे टेस्ट सीरीज़ में। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो क्या हैं जी? उनकी भी बात कर लेते हैं। उन्होंने T20 टीम के कप्तान मुकर्रर हो चुके हैं। और शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम करियर की बात करें तो वो 52 T20 अंडर नेशनल मैचेस खेले। उन्होंने 64 विकेटें हासिल की हैं, लाहौर कलर्स की क़यादत की और लगातार 2 ट्रॉफियाँ भी जीती हैं। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा जुनून ये है कि वो अफरीदी हैं, जैसे आपने ये पहले बात की। खैर ये कहा जा सकता है कि क्योंकि वो शाहीन शाह आफरीदी हैं तो फिर हो गया जो होना था। खैर मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर भी मुकर्रर हो गए। हफीज़ का जो करियर है वो 55 टेस्ट पर है, 218 वनडे हैं और 119 T20 इंटरनेशनल हैं। पाकिस्तान की इन तमाम मैचेस में वो नुमाइंदगी कर चुके हैं। मजमूई तौर पर उन्होंने 12,780 रन बनाए हैं। 253 रन उनके विकेट्स जो है उनके क्रेडिट पर हैं। और PCB टेक्निकल कमेटी के रुकन भी रह चुके हैं, फिर रिज़ाइन कर दिया था और अब वो आ गए हैं डायरेक्टर। तो ये कितना डिफरेंट होगा, कितनी उनकी सुनी जाएगी, कितनी नहीं सुनी जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो खैर चौधरी अशरफ साहब को हमने स्टूडियोज़ में बुला लिया है। हमारे लिए स्पोर्ट्स के मामलात को वो देखते भी हैं, हमें समझाते भी हैं, नज़र भी रखते हैं। चौधरी साहब थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। अब इसमें हमें हमारी कैद ये है कि हमें अपने अपने कैमराज में देखना होगा। आपका कैमरा यहाँ है, हमारा कैमरा यहाँ है। अब से कुछ देर पहले जब हम आलिया रशीद साहिबा से बात कर रहे थे तो वो ये फरमा रही थी कि ऐसी कोई ख़बर ही नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, आपने कहाँ देखा कि प्लेयर्स आपस में लड़े हैं। लेकिन ओवरऑल जो सारी चीज़ें हुई, एशिया कप में हमारी कारकर्दगी, वर्ल्ड कप में हमारी कारकर्दगी, बॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज, बॉलर्स का कप्तान के साथ रवैया, तो ये सारी चीज़ों को तो फिर तस्दीक ही है। और फिर जिस तरह से PCB तैयार था फ़ौरन शाहीन को अनाउंस करने के लिए, पता चल रहा है कि जिसने अपना काम करना था इधर उधर मिल के वो कर चुका। चौधरी साहब
बोले। बिल्कुल वैद, ऐसा ही अब समझ से बालातर है कि ये जो तकर्रियाँ हो रही हैं, आईपीसी मिनिस्टर ने जो लेटर जारी किया हुआ है पीसीबी को, उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप लॉन्ग टर्म की ये तकर्रियाँ करें। आपने कप्तान को, टेस्ट कप्तान को अनाउंस कर दिया 2025 तक जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक के लिए, और इसी तरह आप तकर्रियाँ कर रहे हैं टीम डायरेक्टर की, ये भी एक लंबा ओहदा है। और फिर आगे टीम डायरेक्टर जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान के साथ साथ टीम के जो मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ है उसकी तकर्रियाँ करेंगे। ये सब चीज़ें समझ से बालातर है, क्योंकि ये एक आर्जी तौर पर सेटअप बन रहा है। तो डे टू डे मामला चलाएंगे ना। 2 माह के बाद जब ये बोर्ड नहीं रहेगा, ये चेयरमैन नहीं रहेगा, यहाँ पर नई हुकूमत आ जाएगी, तो ये बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। फिर ये जो ओहदे इन पे बंदर बांट की जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि ये भारी मुआवजों पर इनको ओहदे दिए जा रहे हैं। कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो अगले 2 माह तक पाकिस्तान के लिए बिला मुआवजा काम करेगा। जो भी काम करेगा वो भारी मुआवजों पर काम करेगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं। ये अभी के फैसले हैं, 2 महीने बाद 2 महीने बाद वालों की लॉटरी लग जाएगी। जो नया सेटअप आएगा, इस क्रिकेट बोर्ड को एक मुस्तकिल चेयरमैन की जरूरत है। देखिए, ये तो क्रिकेट को दुरुस्त करने के लिए यहाँ से शुरू करना चाहिए। ओबैद, ये तो सबसे बड़ी जरूरत है कि इस बोर्ड को एक मुस्तकिल चेयरमैन की जरूरत है। वो उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक इस बोर्ड का अपना आइन नहीं होगा। जब तक आप हुकूमत के मरोने मिन्नत होंगे, आपके साथ ऐसा ही होगा। लोग आपके साथ काम करने से कतराएंगे, और जिनको आप लाएंगे वो आपको ब्लैकमेल करके इतने भारी मुआवजे खुद हासिल करेंगे। ये बाबर और शाहीन वाला जो मामला है, बहुत सारे लोग इसे निगेट कर रहे हैं। पीसीबी डेफिनेटली इस स्टोरी को ओन ही नहीं करेगा, उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है क्या? क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक हमारे दोस्त तो मुसलसल अपने ट्वीट्स के जरिए ये बताते रहे कि बी से एस की लड़ाई हो गई, आई वहाँ पर मौजूद था, आर भी देख रहा था, ये सब ने देखा है, लेकिन पीसीबी ओन नहीं करेगा। हुआ क्या एक्चुअली? ये सिर्फ कहानियाँ हैं, लोग बाद में गढ़ रहे हैं शाहीन को ख़राब करने के लिए। हो क्या रहा है, ज़रा इसकी हकीकत बता दें। जी बिल्कुल उबैद, जब एशिया कप हो रहा था, भारत के हाथों हमें बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और उस वक्त हमारे बॉलर्स हमारे बड़े स्कोर का दिफा करने में नाकाम रहे थे। तो उस पर ड्रेसिंग रूम में जो माहौल गर्म हुआ, तो बाबर ने इन बॉलर्स को कहा कि आप कहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग आप कहीं लेते हैं और बॉल आप कहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से बाबर को आपने एशिया कप में दौरान फील्डिंग परेशान भी देखा कि ये क्या हो रहा है, मैं फील्ड कहीं करता हूँ, बॉलर कहीं बॉल करवा रहा है। तो वहाँ पर जो इख्तलाफात बढ़ते गए, क्योंकि ये मैं मान ही नहीं सकता कि शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं और दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में उनका शुमार होता है। एकदम एशिया कप आया, ये लड़ाई हुई और उसके बाद इनकी कारकर्दगी का ग्राफ ऐसा नीचे गिरा कि यही मैदान है जहां पर मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, बुमराह और दीगर फास्ट बॉलर यहां पर 7-7 विकेट ले रहे हैं, और हमारे बॉलर्स हैं कि वो उनसे विकेट नहीं, सिर्फ रन्स के अंबार वो लगवा रहे हैं और किसी तौर पर भी वो चाह नहीं रहे थे। नहीं तो मुझे अगर आपकी टीम में जो रिफ्ट है उसकी वजह से नहीं, चौधरी साहब टीम की रिफ्ट छोड़ दें। उन लोगों ने पहनी थी ग्रीन जर्सी, वो थे पाकिस्तान 11, वो वहां पर पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। अगर इतना इनमें ज़र्फ नहीं है कि ये जब फील्ड में हो तो इन्होंने बिहेव कैसे करना है, ये आपस की लड़ाई और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्रों में, तो ये तो फिर इनको तो क्रिकेट टीम में जगह नहीं बनती। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जिस तरह का इनका तर्ज अमल रहा, बिहेव रहा, और इनको पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि बोर्ड कमज़ोर है ना, जब बोर्ड मजबूत नहीं होगा तो इन खिलाड़ियों के खिलाफ हम एक्शन नहीं ले सकते। जब बोर्ड बैकअप भी नहीं बनाया हुआ इन्हीं प्लेयर्स ने जब वर्ल्ड कप जाने से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने मनमानी रकम वहां पर मंजूर करवाई, तो कोई बोर्ड मजबूत होता तो वो कहता भाई कोई बात नहीं, हार जाएंगे, नई टीम बना देते। जिसने साइन नहीं करने, अभी भी बहुत सारे क्रिकेटर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए, और जिन्होंने साइन नहीं किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनके कैटेगरीज भी तब्दील करनी चाहिए। अगर अब बाबर, रिजवान और शहनशाह अफरीदी एक कैटेगरी में है, अब बाबर कप्तान नहीं रहा, आप कहते हैं कि वो कप्तान था, क्या वो अब एक कैटेगरी में रहेगा या नहीं? अब शान मसूद किस कैटेगरी से ऊपर लाया जाएगा ये भी देखना है होगा, क्योंकि हमने भारी मुआवजों पर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनके लिए अनाउंस किया है, और इनको बगैर कुछ से कुछ किए 1 जुलाई से अब तक 30 लाख रुपया मिलता है हर प्लेयर को जो एक कैटेगरी के हैं। तो इतनी भारी अमाउंट भी लेंगे,
फिर और खेलेंगे भी नहीं और फिर लड़ेंगे भी, और फिर टीम जो है उसको जिस मतलब जो क्रिकेट टीम है, नेशनल क्रिकेट टीम है, उसको आप लेट डाउन करेंगे सिर्फ अपनी आपस की लड़ाई के लिए। पता नहीं कैसे हम इस क्रिकेट को मैच्योर करेंगे, कैसे हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। थैंक यू चौधरी साहब। अभी यार शॉर्ट इन टाइम, वरना आपसे मजीद इस मामले को डिस्कस करते, समझते, जानते क्या हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है परेशान कौन, हैरान कौन और अफसोसनाक। यानी अगर इस तरह हुआ है जिस तरह आप बता रहे हैं, या जिस तरह से इस वक्त सोशल मीडिया पर इसको डिस्कस किया जा रहा है, या लोग मुख्तलिफ अपना अपना अकाउंट दे रहे हैं इस पर, तो ये बहुत ही ख़तरनाक और परेशान कौन बात है। यानी नेशनल लेवल पर जाके जब आप खेल रहे हैं तो आपके फिर इतने छोटे छोटे मसाइल नहीं होने चाहिए हैं। दिन भर की 20 अहम खबरें आप तक पहुंच गई हैं, पहुंचा दी गई हैं। अभी एक लेटेस्ट खबर है, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में एक नई पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में साइफर मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की गई है। हुकूमत FIA और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त वकील लतीफ़ खोसा के ज़रिए दायर हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर को यह दरख्वास्त खारिज की थी, और अब यूँ नेचुरली जो एपेलेट फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनता है, जहां ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस मुकदमे को खारिज करने की इस्तदा की गई है, और इस सिलसिले में हुकूमत को और FIA को फरीक बनाया गया है। ये दरख्वास्त लतीफ़ खोसा की जानिब से दायर की गई है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा गया है कि लाहौर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने इस मामले को रद्द किया है, और नज़रसानी का मामला है, यानी कि इसमें इसका जो उससे भी ऊपर का फोरम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ ले जाकर इसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि खारिज किया जाए। सो लेट्स सी इस सिलसिले में होता क्या है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी जानिब अगर हम फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की बात करें तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर के अदालती हुक्मनामे में कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को दिया। अदालती फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया। फैज़ाबाद धरने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तें दायर होनी चाहिए थी, जिन्हें समाअत के लिए मुकर्रर ना किया। नज़रसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना होने के सबब अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हुआ। फैज़ाबाद धरना फैसले के तनाजुर में ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना ही तशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजतन कौम को 9 मई के वाक़यात देखने पड़े। इसी पर मज़ीद तफसीलात लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा पीरन शबीहा नकवी ने। शबीहा, इस हुक्मनामे में मज़ीद क्या कहा गया, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, फैज़ाबाद धरना का जो हुक्मनामा है उसको जारी कर दिया गया, और उसमें ये कहा गया कि अदालती फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए जो वार्निंग दी गई है। तकरीबन 5 साल गुजरने के बाद भी हुकूमतों ने जो फैज़ाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद न किया, और फैज़ाबाद धरने के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तें दायर हुई जिन्हें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। हमने ये भी देखा था कि अदालत में भी बाबा ये कहा जा रहा था कि जो दरख्वास्तें हैं नज़रसानी की वो वापस क्यों ली जा रही हैं, लेकिन हुक्मनामे में ये भी कहा गया कि फैज़ाबाद धरना फैसले के तनाजुर में ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया और ना ही पुरतशद्दुद एहतजाज पे एहतसाब हुआ। नतीजतन कौम को 9 मई के वाक़यात जो हैं वो देखने पड़े हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीहा, आपने तफसीलन इस हुक्मनामे के हवाले से हमें हमारे नाज़रीन को अपडेट किया। तो ये हुक्मनामा जारी किया गया अदालत की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को दिया था। उसके अलावा माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई थी। इस हुक्मनामे में 5 साल बाद भी हुकूमतों ने फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद ना किया। एक और मामला है बुशरा बीबी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद। इस सिलसिले में कहा गया है कि शौहर से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच के रूबरू मुकर्रर की जाए। वकील बुशरा बीबी ने कहा कि हमारे जितने भी केसेस आपके रूबरू मुकर्रर हुए उनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। चीफ जस्टिस बोले आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसे ना करें। बुशरा बीबी की इस्तदा पर बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए गए। उधर बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आज पेश होने से माजरत की। वकील नईम हैदर पंजोता के ज़रिए तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया गया और प्ली ये ली गई है, यानी ये बताया गया है कि क्योंकि एक जैसे जो मुकदमात हैं या कमोबेश हमारे जितने मुकदमात हैं उसमें एक जैसे फैसले आ रहे हैं तो हम आप पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। वकील ने जब ये कहा तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप ऐसी बात ना करें, अब नामुनासिब बात है। तो उन्होंने अलबत्ता इस मामले पर जो बार काउंसिल्स हैं उन्हें इंगेज करने का कहा है और उस सिलसिले में उन्हें भी नोटिस जारी हो चुके हैं। सो लेट्स सी इसका क्या नतीजा निकलता है। नैब की टीम ने 190 मिलियन पाउंड में पीटीआई चेयरमैन से जेल में तफ्तीश के मामले को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रखे हुए। नैब टीम 3 दिन तक बताया जा रहा था कि ये टीम पूछगछ करेगी। 2 घंटे चेयरमैन पीटीआई से आज भी पूछगछ हुई है
और नैब टीम जो है अब अडियाला जेल से रवाना हो गई है। 3 दिन कहा गया था कि ये होगा, आज इसका दूसरा दिन है, तो तीसरा दिन कल होगा। लेट्स सी कि तीसरे दिन ये कंक्लूड होता है या नहीं होता, या मज़ीद ये सिलसिला आगे जाएगा। लेकिन अभी जो है वो बताया जा रहा है कि आज की कार्रवाई जो है मुकम्मल हो गई है। 2 घंटे तक तफ्तीश के बाद ये नैब टीम अब वापस रवाना हो गई है। दूसरी जानिब एक और अहम मामला ये है कि फ़ौजी अदालतों की बहाली के लिए शोहदा फोरम बलूचिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त शोहदा फोरम के पैटर्न इन चीफ नवाबजादा जमाल रईसानी की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 मई के वाक़यात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। तो पिछले दिनों हमने देखा था कि शोहदा की फैमिलीज़ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि ये जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि फ़ौजी अदालतों को कलअदम करार दिया गया था, उस फैसले को बहाल किया जाए। और सेक्शन 21D की उन्होंने बात की थी कि उसको फ़ौजी अदालतों को बहाल करने का कहा गया था। और इसी तनाजुर में यानी एक ये चली गई है जमाल रईसानी की तरफ से, उनके फोरम की तरफ से दरख्वास्त, और एक दरख्वास्त बिल्कुल ऐसी ही सिंध हुकूमत ने भी दायर कर दी है। सिंध हुकूमत ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ अपील दायर कर दी है। और ये अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि इस मामले को देखा जाए, क्योंकि जब पहले इस मामले को सुना गया तो शायद हक़ाइक़ का दुरुस्त तरीके से जायज़ा नहीं लिया गया। कहा गया कि उस फैसले को कलअदम करार दे दिया जाए, और साथ ही साथ जब तक अपील पर फैसला नहीं हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल भी किया जाए। तो ये सिंध हुकूमत की दरख्वास्त है। और दूसरी तरफ एक और दरख्वास्त जो है वो पहुंच चुकी है इसी केस में, इसी मामले से मुताल्लिक़ जमाल रईसानी, उनका फोरम, बलूचिस्तान के जो शोहदा हैं उनके लवाहिकीन ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और मुतालबा किया जा रहा था कि फ़ौजी अदालतों को बहाल किया जाए। इसमें न सिर्फ 9 मई के वाक़यात बल्कि दहशतगर्दी के वाक़यात का मामला है। अलबत्ता जो अदालत का फ़ैसला था वो ये था कि जब दहशतगर्दी के तदारुक के लिए इन मामलात को चलाया गया तो इसमें ज़रूरी तरामीम की गई थी, लेकिन अब ज़रूरी तरामीम के बगैर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो अब एक ही वक्त में दोबारा दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचने का सिलसिला जारी है। ऐसे वक्त में जब फैज़ाबाद में नज़र सानी की दरख्वास्तों पर कमरा नंबर 1 में बहुत से सवालात भी हो रहे हैं, तो मामलात यकीनी तौर पर आगे जाकर समझ में आएंगे भी इस तनाजुर में भी। और आज के प्रोग्राम से इतना ही।